ट्राइएंगल लिमिट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। इसका मतलब 2017 में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था। बात समझ आ गई? The following information has been gathered for preparing the disclosure related to taxation for the year ended 31 दिसंबर 2018। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटेड टू 125 मिलियन। ये किस साल का है? 18 का। और 17 का कितना था? तो दो कॉलम बनाएंगे, 17 वाला भी और 18 वाला भी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है? 25। 17 में कितनी थी? टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? पिछले साल कितनी थी? रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑन पेमेंट बेसिस। याद है? याद करो याद करो, मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था कि हर वो चीज जो कैश बेसिस पे होती है उसकी टैक्स बेस 0 होती है। याद है? रेंट अक्रूड एट द 31 दिसंबर 2018 अमाउंटिंग टू 1 मिलियन। 17 में कितना था? 3 मिलियन। अक्रूड का मतलब क्या है? पेबल, मतलब हमने पे नहीं किया। तो बोलो तो सही, 2017 में कितना पे नहीं किया था? 3 मिलियन। एंट्री का की होगी हमने? पेबल डेबिट, नहीं पेबल डेबिट है, पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, हाँ जी, एक्सपेंस डेबिट। इसका मतलब बच्चों हमने ये 3 मिलियन पे नहीं किया था, लेकिन हमने इस 3 मिलियन को अपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा। सोचो 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 सोचो, ये होगा ना? टैक्स वाले मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं जब पेमेंट करोगे तो मानेंगे, तुमने पेमेंट ही नहीं की, हम क्यों माने? हजम शुद्ध। अब अगला पॉइंट, 2018 में क्या हुआ? 2018 में क्या हुआ? एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया होगा हमने? 2018 के प्रॉफिट में हमने रेंट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया होगा? मौत वाकया रहेगी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, एफ या 2 में डिस्कस हो रहा है। क्यों? एक्सपेंस कोई भी नहीं होगा। देखो बच्चों, फर्ज करो हम बात करते हैं, ये बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग है। पिछले साल बिल्डिंग का रेंट कितना देना था? नहीं दे पाए, प्रॉफिट लॉस में ले गए। अब इसका ये मतलब है कि बिल्डिंग अगले साल हमने रेंट से छोड़ दी थी क्या? अगले साल हमने बिल्डिंग छोड़ दी, ये कम जनवरी को बिल्डिंग छोड़ दी थी हमने। हमने कहा साढ़े को तो 3 मिलियन ही दिता गया, अच्छा को कितना रेंट दइए दोनों। क्या हम ये अज्यूम करेंगे कि अगले साल भी बिल्डिंग रेंट पे हमने इस्तेमाल की होगी कि नहीं की होगी? अगर तो की होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट जाना चाहिए होगा। या तो अभी अज्यूम करें कि सर जी पिछले साल का 3 मिलियन साढ़े रेंट ही नहीं पे कर सके, इस साल पहली तारीख हमने बिल्डिंग छोड़ दी कि पहले तो पिछला रेंट देंगे फिर अगो बिल्डिंग लाएंगे, और पिछला रेंट में से 2 मिलियन पेमेंट कर दी, अभी भी 1 मिलियन रहता है। तो ये कोई लॉजिकल अजम्पशन है? ये लॉजिकल अजम्पशन नहीं। हुआ क्या होगा? अब सीधी सी बात यह है कि अगर किसी से हमने बिल्डिंग रेंट पे ली होगी, वो 2 साल तक हमारे साथ उधार करेगा। बोलो तो सही। 17 में हमने 3 मिलियन नहीं दिया, 18 सारा गुजर गया, तो पैसे कितने दिए? 2 मिलियन। 1 मिलियन अभी भी रहता है और पिछले साल का रहता है। तो ये अजम्पशन वैलिड है? ये लॉजिक हजम नहीं है कि रेंट इतना 2 साल तक पैसे नहीं दे सके तुसी, तो ये लॉजिक थोड़ी सी हजम नहीं होगी। हुआ क्या होगा कि 2017 में हमने बिल्डिंग यूज की होगी, कितना रेंट बनता है? 3 मिलियन। वो 18 में पे कर दिया होगा सारे का सारा, 3 का 3 पे कर दिया होगा, और 2018 में भी बिल्डिंग इस्तेमाल की होगी, उसका अलग से रेंट बनता होगा कितना? 1 मिलियन, और वो हमने 1 मिलियन
अभी पे नहीं किया होगा, 3 मिलियन भी बनता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन पॉइंट ये है कि अक्रूवल कितना क्रिएट हुआ है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन की एंट्री का की होगी हमने, एक्सपेंस डेबिट पेबल, पिछली लाइबिलिटी हमने पे कर दी होगी। नहीं समझ। और करंट टैक्स की बात समझ आ रही है? डेफर्ड टैक्स में क्या करेंगे वो ज्यादा देखते हैं बाद में, लेकिन करंट टैक्स में ये बात समझ आई सबको। अगर मैं आपको कहूं कि ट्राइंगल लिमिटेड है, अगर बच्चों हम रेंट का अकाउंट बना लें, बुराडोल तो कोई नहीं था, ठीक हो गया, क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस क्या होगा? 3 मिलियन, ऐसी है बच्चों, कैरी डाउन आ रहा होगा 3 मिलियन। एंट्री का पास किया हमने, एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। समझ आई बात? तो बच्चों अगले साल लाइबिलिटी आ जाएगी इधर कितनी? 3 मिलियन, ऐसी है। इस लाइबिलिटी को हमने पे कर दिया होगा, क्या एंट्री पास की होगी? कैश डेबिट पेबल क्रेडिट, दो घटे मत ठीक हो गई। और फिर इस साल में बच्चों हमारे सर पे कर्जा चढ़ेगा कितना? 1 मिलियन। हाँ कोई मसला नहीं, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? समझ आई बात है? अब एक्चुअल में रेंट बच्चों 10 मिलियन भी हो सकता है, एक्चुअल में रेंट 10 मिलियन भी हो सकता है, हमें क्या पता है? उसने तो मैं बताया ना कि साल के अंदर इतना इतना क्रूवल था, हम तो क्रूवल को देख रहे हैं, एक्चुअल में रेंट 10 मिलियन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्चुअल में रेंट 10 मिलियन होता तो एंट्री का पास करते, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस 3 कैसे आ रहा है? 7 की पेमेंट कर दी होगी, ऐसी है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर टैक्स वाले कैलकुलेशन करें तो कितना रेंट वो एड बैक कर दे, 10 का कितना माइनस करते, तो डिफरेंस तो 3 का ही आना था ना। डिफरेंस हमारा उनका डिफरेंस कितने का आना था? 3 का ही आना था। तो हम सीधा सीधा 10 और 7 लिखने की बजाय क्या लिख रहे हैं? 3 ही लिख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात सेम हो जाएगी। समझ आई बात? हो सकता है अगले साल भी 10 ही बनता हो, अगले साल भी 10 ही बनता हो, हमें नहीं पता, लेकिन पॉइंट यह है कि अल्टीमेटली डिफरेंस 3 का आना है, अगले साल अल्टीमेटली डिफरेंस 1 रुपए का आना है। तो बजाय 10 और 7 लिखें, हम सीधा सीधा 3 लिख लेते हैं। समझ रही है? उसने हमें नहीं बताया कि एक्चुअल रेंट था कितना, रेंट एग्रीमेंट में कितना रेंट लिखा था, तो नहीं बताया तो ना बताया। हमें पता है कि प्लस माइनस करने के बाद जो इम्पैक्ट आना वो 3 का आना है, बस वो आ जाएगा अल्लाह अल्लाह से। अब एक्चुअल में 10 हो, 15 हो, 25 हो, 100 हो, 150 हो, हमें क्या लगे? ठीक है ना? मतलब एक बच्चा बैठा पेपर में वो 10 अज्यूम कर लेता है, दूसरा बच्चा बैठा है वो 20 अज्यूम कर लेता है, तीसरा बच्चा बैठा है वो 50 अज्यूम कर लेता है, चौथा बैठा है वो 150 अज्यूम कर लेता है। समझ गई ना? तो जितने बच्चे बैठे हैं उतनी assumptions, तो उससे बेहतर क्या है कि आपको पता होना चाहिए अल्टीमेटली इंपैक्ट कितना आना है, 3 का, तो 3 लिख लो यार। हजम शुद्ध। अच्छा जी, इंश्योरेंस इज आल्सो अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑन पेमेंट बेसिस। इंश्योरेंस भी क्या है जी? पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस एज 31 दिसंबर 2018 अमाउंटिंग टू 5 मिलियन, 2017 में कितनी थी? 4 मिलियन। हाँ जी, इंश्योरेंस। बच्चों इंश्योरेंस का अकाउंट बनाओ, जैसे मैंने रेंट प्री पेबल का अकाउंट बनाया ना, इस तरह से आपने प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट बना के मुझे समझाना है कि हो क्या रहा है।
2017 में कितना जाना प्रॉफिट लॉस में, और 18 में कितना जाना, जल्दी करो। हाँ भाई, हो गया जी। बताएं जी, प्री इंश्योरेंस का अकाउंट बनाए, ब्रॉड ऑन 0, आगे कैड ऑन 4, प्रॉफिट लॉस 4 होते हो, प्रॉफिट लॉस कितों आया, चंडा मारे बंदा तो प्यों प्यों हो गए। प्री इंश्योरेंस का मतलब ही है वे कि ये प्रॉफिट लॉस में नहीं गई, ये तो बैलेंस शीट में गई है, तुम फट के प्रॉफिट लॉस ला गए, तो प्रॉफिट लॉस में कख नहीं गया। एक तो अकाउंट बनाने क्या था, तुम फौत हो गए, और ये चीज हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी है, एफआईआर बंद की गल भी नहीं हो रही। हाँ जी, अच्छा जी, तो ब्रॉडन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 4 आ जाएगा। ओके, अगले साल क्या हुआ, क्या डन आएगा जी 5, कैश 1 से, दौर फिटे मुझ तेरे पे, कैश कितने से पे किया बच्चों, 5 से, और प्रॉफिट लॉस कितने से जाएगा, 4 से। नहीं समझ आई। अब प्री इंश्योरेंस ऐसी नहीं होती जो 2-3 साल तक फायदा देती रहे। इंश्योरेंस आप पे करते हो, जो 1 साल में अगर नहीं इस्तेमाल हुई तो अगले साल हो जाएगी, या 3 साल बाद होगी। अगर आपने 1 साल पे किया, इस्तेमाल नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, अगले साल। ये तो 4 की इंश्योरेंस थी, ये अगले साल क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी। और ये जो 5 की इंश्योरेंस आपने प्री पे की हुई है, ये तो इस साल पे की है ना। क्या इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो 5 साल बाद जाके फायदा देगी, भाई इंश्योरेंस आपने अगले साल, अगर इस साल फायदा नहीं दिया तो अगले साल दे देगी, तो अगले साल प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी सारी। अदर इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिसीव ऑफ 10 मिलियन, 2017 में कितना मिला था, 7 मिलियन, और अभी कितना मिला है, इंटरेस्ट इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, परमानेंट डिफरेंस आ गया। तो ठीक है, अगला पॉइंट, डिविडेंड रिसीव ऑफ 6 मिलियन, 2017 में कितना था, 8 मिलियन। डिविडेंड वाज टैक्सेबल एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये तो बात टैक्स की लैंग्वेज में हो रही है, आपको पता होगा टैक्स की लैंग्वेज में तो सेपरेट ब्लॉक से क्या होगा। 15%, 2017 में क्या रेट था, 15%, 18 में भी क्या रेट है, 15%, मतलब इसके ऊपर रेट डिफरेंट लगना। समझ लगी बात की। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसमें मैं देखूंगा आप क्या करते हैं। यहाँ पे आपने कुछ चवल चवल मार देनी, मुझे पता है। बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड इन 2018 ऑन एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। बोरिंग कॉस्ट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन द ईयर इन विच इट इज
इनकम। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान ने प्रॉफिट लॉस में लेके जाओ, और हम इसको कहाँ ले गए, बैलेंस शीट में ले गए। इस तरह का पॉइंट पहले डिस्कस हो चुका है। एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर 2018 इज 35%, 2017 इज। अब रेट भी चेंज हो गया इसमें, होना ही शाबाश। करंट टैक्स निकाल के दे बस मुझे। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। शाबाश, करंट टैक्स की वर्किंग करें। सीधा सीधा हर चीज मैंने डिस्कस की आपके साथ। 17 की 18 हाँ भाई, करंट टैक्स निकला है? क्या निकला है? 2018 का कटिंग रिपोर्ट था। हम्म 2017 का निकलना चाहिए जी 22.2, और 2018 का 38.7। 38.7 नहीं आया। पहले 17 को देख लो, ठीक है। 18 में देखते हैं। 18 में प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है? 125। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जमा करेंगे 25। रेंट एक्सपेंस जमा करेंगे 1। इंश्योरेंस एक्सपेंस याद रखो, जो पिछले साल प्रीपेड इंश्योरेंस थी, जो पिछले साल प्रीपेड इंश्योरेंस थी, वो अगले साल कहाँ जाएगी? वो प्रॉफिट लॉस में जाएगी ना। वो बोलो तो सही। पेमेंट कितनी की है? देखो, हमने 2017 में पेमेंट की 4 की, टैक्स वाले मानते हैं। हम प्रॉफिट लॉस में 1 रुपया भी नहीं लेके गए, क्योंकि वो प्रीपेड थी। हम उसको कहाँ लेंगे? बैलेंस शीट में। और टैक्स वाले क्या कहते हैं? भाईजान ये तो माइनस होनी चाहिए, ये तो एक्सपेंस है, क्योंकि पेमेंट बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। टैक्स वाले उसको बैलेंस शीट में नहीं लेके गए। समझ आ गई? अच्छा, हम अगले साल उसको प्रॉफिट लॉस में लेके गए। हम अगले साल उसको कहाँ लेके? प्रॉफिट लॉस में। और हमने अगले साल 5 की लादा से पेमेंट की, और उस 5 को कहाँ ले गए? बैलेंस शीट में। अब टैक्स वाले कहते हैं भाई 4 वाली तो प्रॉफिट लॉस में पिछले साल ले गए ना हम, इस साल प्रॉफिट लॉस में कितनी जानी चाहिए? 5 जानी चाहिए, क्योंकि हम पेमेंट बेसिस पे मानते हैं खर्चा। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? इसलिए बच्चों, ये अकाउंट बड़ा जरूरी था। ये अकाउंट नहीं समझ आया तो सवाल नहीं समझ आया। तो लगी है, आपको लगता है कि डेफिनेट खत्म हो गया, लेकिन असल में डेफिनेट अब शुरू हुआ है। ठीक है ना? आपने लॉसेस भी डिस्कस कर लिए, कैरी फॉरवर्ड रेट चेंज भी डिस्कस कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इसका हर मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया। आपसे तो अक्रूवल और प्री पेमेंट ही नहीं समझा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना क्या होगा कि इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंटिंग वालों ने 4 का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है 18 में माइनस किया होगा, क्योंकि 17 में तो प्रीपेड मानते थे। टैक्स वालों ने कहा भाईजान ये तो 4 हम माइनस कर चुके हैं पिछले साल, ये सारा माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे, हम जमा करेंगे वापस। और
कितनी इंश्योरेंस हम माइनस करेंगे? जो आपने पे की है, और पे कितने की है? 5। समझ आ गई है? अच्छा, अब दो चीजें बच्चों और रिवर्स करेंगे। इंटरेस्ट इनकम वो तो करनी है, क्यों? क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस है। लेकिन डिविडेंड भी करेंगे, क्यों? वो इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि उसके ऊपर रेट कोई और लगना है। वो इसलिए रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर रेट कुछ और लगना है, और उसको नीचे जाके ज्यादा से लिखेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। याद आ रहा कुछ कुछ? और बोलो तो सही। तो बच्चों करंट टैक्स कितना आ जाएगा? 38.7। यहां तक किसी को कोई मसला है तो बता दें। कोई टेंशन, कोई पेंशन है? ना 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 ना, ये खत्म करना जो सवाल शुरू है ना। ये 112 तक चलेगी क्लास। क्लास है? कौन सी क्लास है? कितने बजे? झूठे हो? हैं? सीला की क्लास है? वाह वाह वाह, एडा डिस्काउंट, कोई चक्कर नहीं। कल कोई नहीं छुट्टी, ना ना ना, भूल जाओ तुम। ना 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 ना। अच्छा, करंट टैक्स सबको समझ आ गया थी। अब बात करते हैं डेफ टैक्स की। अबे इसके बाद, हाँ तू कह रहा 6 महीने च करना है, तेरे को तो आने वाला टाइम है, तो 2-3 साल तो चलाने में। अच्छा जी, अब बात करते हैं डेफ टैक्स की। अब बच्चों 2017 में ओपनिंग डेफ टैक्स कोई नहीं था, कैसे पता लगा? कि वो इनकारपोरेट हुई, ओपनिंग वाला तो चक्कर ही खत्म हो गया ना। ठीक हो गया? अब 17 के एंड पे हम डेफ टैक्स निकालेंगे, वो 18 का ओपनिंग बन जाएगा। लॉजिक समझ आई? अब 17 चूंकि पहला साल है, तो बच्चों जितना आप डेफ टैक्स क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे उतना ही फार द ईयर भी होगा। नहीं समझ रही? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस निकाला 5, तो फार द ईयर एडजस्टमेंट भी 5 की आएगी। तो याद है ना, पहले साल अलाउंस जब रिकॉर्ड करते थे, तो जितना क्लोजिंग बैलेंस होता था उतनी अलाउंस की एंट्री भी होती थी। वही पॉइंट यहाँ पे है। अब बच्चों वन बाय वन देखते हैं। चूंकि ये पहला साल है हमारा, तो बच्चों इसका मतलब है जो प्लांट परचेज किया होगा दोनों मानते होंगे, टैक्स वाले भी मानते होंगे और अकाउंटिंग वाले भी मानते होंगे। अच्छा, अब उसने सवाल में प्लांट की कॉस्ट हमें सवाल में बताई नहीं है कितनी थी। बताइए कि नहीं बताई? नहीं बताई। तो चूंकि उसने हमें कॉस्ट नहीं बताई, तो बच्चों 17 के एंड पे हम कैरिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बोलो तो सही। हम कैरिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते, बैलेंस शीट में तो कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस लेके जानी है। उसने हमें कैरिंग वैल्यू निकालने के काबिल छोड़ा ही नहीं। हजम शुद्ध। अब जरा सोचने की बात है। 2017 में हमने काउंटिंग की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की? 110। 110 चार्ज की, खोते हो? कितनी चार्ज की? 17 17 17, 18, और टैक्स वालों ने 42। बोलो तो सही। अब फर्क करो बच्चों, हमारे नजदीक एसेट होता है 500 का, तो टैक्स वालों के नजदीक भी तो 500 की होता ना। कितना होता? तो हम कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं? 18 की। टैक्स वाले कितनी माइनस कर रहे हैं? तो बच्चों हमारी कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस निकल आती, हमारे नजदीक कितनी होती? 482, और उनके नजदीक 458। और टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट के दरमियान डिफरेंस आ जाता, कितना आता? 24। चेक करो चेक करो चेक करो।
बच्चों वही डिफरेंस अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन के दरमियान भी आ रहा है। हमें उसने कॉस्ट नहीं दी तो हम कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस भी नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे पास डेप्रिसिएशन तो है। डेप्रिसिएशन है कि नहीं है? तो जो डिफरेंस हमने कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के दरमियान निकालना था, वही डिफरेंस उन दोनों की डेप्रिसिएशन के दरमियान भी आ रहा है। और ये पहला साल है, ऐसा भी नहीं कि 2-3 साल हो गए। पॉइंट समझ आ गया? अब सोच समझ के जवाब देना। जिसकी डेप्रिसिएशन कम होगी उसकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसकी टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी। लॉजिक समझ आ रही है? अब बच्चों 2017 में हम एसेट की कैरिंग वैल्यू नहीं लिख सकते, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो लिख सकते हैं ना। कितने लिखेंगे? 18। और टैक्स वाले कितने लिखेंगे? 42। डिफरेंस कितना आएगा? 24। अब पॉइंट ये है कि ये जो 24 का डिफरेंस है, इस पे लाइबिलिटी क्रिएट होनी है कि एसेट, ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता लगा? जब अकाउंटिंग की नजरों में डेप्रिसिएशन कम आएगी तो कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी। टैक्स वालों की नजरों में डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो कैरिंग वैल्यू कम है। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। हालांकि यहाँ पे छोटी वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में बड़ी वैल्यू। नहीं समझ रही बात? ये पंगा पड़ना है आपका कि जो डिफरेंस निकाला है ये टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल है। ठीक है? तो पेपर में कोई बच्चा 482 लिख रहा होगा, और किसी ने बच्चों कॉस्ट 1000 ज्यूम की हो, किसी ने कॉस्ट 100 ज्यूम की हो, किसी ने 200 ज्यूम की हो, तो हर किसी की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो वो इतनी डिफरेंट वैल्यूज लेने से बेहतर क्या है कि आपकी जो डेप्रिसिएशन है वही लिखना सीधी सीधी, क्योंकि डिफरेंस तो अल्टीमेटली 24 ही आना है ना। तो लगी कि नहीं? अब बोलो तो सही। क्लियर है? अब 17 में बच्चों बात करते हैं। पहला पंगा तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का, ये तो हल हो गया। अब अगला पंगा कौन सा है? रेंट का। रेंट के बारे में बताओ क्या करें। हमने रेंट को 2017 में कितना रिकॉर्ड किया? लाइबिलिटी मानते हैं कि नहीं मानते? बैलेंस शीट में गई होगी ना। कैरिंग वैल्यू रेंट पेबल कितना आ रही होगी? 3। टैक्स वाले मानते हैं? क्यों नहीं मानते? जब पेमेंट बेसिस पे वो कुछ चीज मानते हैं तो इसका मतलब बैलेंस शीट में वो नहीं लेके जाते। याद है, ये पढ़ाया था मैंने आपको कि हर वो चीज जो पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड होती है उसकी टैक्स बेस क्या होती है? जीरो होती है। तो बच्चों टैक्स वालों की नजर में ये प्री पे अक्रूड रेंट जो है वो जीरो है। अक्रूड रेंट क्या है? जीरो है। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, रेंट वाला मसला हल हो गया बच्चों। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। पढ़े जरा इंश्योरेंस 2017 में क्या हुआ। इंश्योरेंस इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। 2017 में कितनी रिकॉर्ड की? 4 मिलियन। कितनी रिकॉर्ड की? 4 मिलियन। टैक्स वाले मानते हैं? क्यों? पेमेंट बेसिस पे टैक्स बेस क्या होती है? जीरो होती है। तो बच्चों हम उसको प्री पेड इंश्योरेंस मानते हैं। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान कोई चक्कर ही नहीं। समझ आ गई? अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। 3 और 0 का डिफरेंस लिया, 3 आया। तो ये जो 3 का डिफरेंस आया, ये डिडक्टेबल है कि टैक्सेबल है? कैसे पता लगा? 3 का डिफरेंस बच्चों डिडक्टेबल कैसे है? लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा है तो वहां पे क्या राइज होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट राइज होगा। समझ आ गई बात?
और समझ आई बात सबको? अच्छा जी, अब प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है और एसेट की कैनी वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा है, तो उस पर क्या राइज होगा बच्चों? लाइबिलिटी राइज होगी, ऐसी है? बोलो 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 बोलो। तो बच्चों इन तीनों को प्लस करना है कि माइनस माइनस भी करना है? दो प्लस होंगे और एक माइनस होगा, तो 25 आ जाएगा, उस पर रेट लगाएंगे, 30% आंसर क्या आ जाएगा? 7.5। और ये जो 7.5 है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है कि एसेट है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और 2017 की बातें समझ आई हैं? और बच्चों यहाँ पे याद रखना, एक डेप्रिसिएशन का फंडा था, एक रेंट का और एक इंश्योरेंस का, नीचे भी एक फंडा था, उसमें से एक तो परमानेंट डिफरेंस था, वो परमानेंट डिफरेंस डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हमने लेना ही नहीं होता, याद है ना? और अगर ले भी ले तो जो कैरिंग अमाउंट होगी वही टैक्स बेस होगी, डिफरेंस जीरो आना चाहिए, वो नहीं लिया। और डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर रेट डिफरेंट लगना है, इसका डेफर्ड टैक्स से कोई लेना देना है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिसीव हो चुका है। क्या हो चुका है? अगर रिसीवेबल लिखा होता तो फिर शायद कोई कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का फंडा आ जाता, वो लिखा हुआ रिसीव्ड, कैश में ले चुके हैं, तो वो बैलेंस शीट में आना नहीं है। नहीं पॉइंट समझ आया? वो कैश आ गया ना सच्ची मुची, वो बोलो तो ठीक गूंगे हो, कैश आ गया ना, तो उसने कैश रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो रिसीवेबल अगर होता तो फिर सोचते कि हमारे नजदीक क्या है और उनके नजदीक क्या है। अच्छा जी, ये भी खत्म हो गया। बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट का फंडा कब पड़ा? 18 में, 17 में था नहीं, तो यही बात। अच्छा, अब 18 में कितने फंडे आएंगे? 18 में 4 आने हैं, कौन कौन से? पहला डेप्रिसिएशन का, दूसरा प्रीपेड रेंट, तीसरा नहीं रेंट पेबल, इंश्योरेंस प्रीपेड, और चौथा बोरिंग कॉस्ट। जरा निकालें 2018 का डेफिनेक्स निकालें, हर एक चीज आपके सामने है। स्पीडा, कोई छुट्टी नहीं, कल की छुट्टी होगी, कल ऑनलाइन क्लास होगी, छुट्टी नहीं होगी। क्या है? 2018 का बच्चों 9.1 आया। चेक करो चेक करो चेक करो। अब अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग कितना है? यार है ना, ये 2018 का अकाउंट है, ऐसे ही ना? ओपनिंग कितना है? 7.5। लेकिन 7.5 पे याद रखना आपने रेट कौन सा लगाया? 30%। 18 पे आपने रेट कौन सा लगाया? 35 ही लाया ना, कि 30 ला के बैठे हुए हो? कन्फर्म है ना? लग नहीं रहा मैंने, शक्ल तो दस रही है कि तुम बेड़ा गर्क कर बैठे हो।
हाँ भाई, 9.1 सबको समझ आ गया जी। अब वो मसला भी समझ आ जाना चाहिए, क्या कि आपकी ओपनिंग जो लाइबिलिटी है 7.5, वो 30% पे निकाली गई थी। किस रेट पे निकाली गई थी? 30% पे। अब रेट क्या हो गया? 35%। तो बच्चों लाइबिलिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट 30 से 35 पे चला। तो पहले 7.5 को रीस्टेट करें, कैसे करेंगे? 7.5 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 5। करें जरा, शाबाश। 1.25। इस 1.25 की एंट्री क्या होगी बेटो? एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। समझ आ गया? अच्छा, अब बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर करेंगे तो मजीद डिफरेंस निकल आएगा। जैसे 9.1 यहाँ पे लिखा है, कोई 9.1 यहाँ पे लिखे, कंपेयर करें तो डिफरेंस आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? इसकी भी एंट्री करनी है। एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब उसने मांगा क्या था बच्चों? 11 नंबर का सवाल आया था। नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन टीएल्स फाइनेंशियल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018 एंड ए रिकंसिलिएशन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। रिकंसिलिएशन वही जो बाबा जी के दिमाग में आ रहा होगा, ऐसी है। बना लेंगे रिकंसिलिएशन, है? होना ही करना है, होना ही, ईद के बाद कोई चक्कर ही नहीं। कल क्लास है। अच्छा जी, अब बच्चों रिकंसिलिएशन जरा देखते हैं। अच्छा, नोट में आपने याद रखना बच्चों, नोट जब भी मांगे जाए ना, एक तो हम प्रॉफिट लॉस के एक्सट्रैक्ट मैंने आपको समझाए थे। अगर आई कैप आपसे कहेगा ना कि प्रॉफिट लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाए, तो सवाल कहाँ से शुरू करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन अगर आई कैप आपसे मांगे ना नोट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपने शुरू नहीं करना। आपने नोट में सिर्फ वो डब्बा बनाना है जो उस एक्सट्रैक्ट्स में हम बनाया करते। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? इससे पहले हमने जितने सवाल किए थे उस सब में उसने ये मांगा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाए। तो सवाल कहाँ से शुरू करते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब जब वो कहेगा ना कि नोट बनाए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आपने लिखना। आपने सिर्फ वो डब्बा बनाना जो डब्बा वहां पे बनाया करते थे। उसमें दो चीजें आएंगी, कौन सी? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, और टैक्स एक्सपेंस निकलाएगा। 17 और 18 का दोनों का बच्चों आपने करंट टैक्स भी निकाला हुआ, डेफर्ड टैक्स भी निकाला हुआ। तो बोलो तो सही। 17 और 18 का करंट टैक्स भी निकाला हुआ है और डेफर्ड टैक्स भी निकाला हुआ है। तो जरा मुझे नोट बना के दिखाएं। 2 मिनट लगाए, जल्दी करें शाबाश।
बना रही है, शाबाश, रिकंसिलिएशन बनाओ जल्दी करो। क्या बनाना जी? रिकंसिलिएशन टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। जल्दी 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 स्पीड मारो, अल्लाह के बनो, तो ये कर लेना चाहिए था। नोट 2017 में 22 तो ये वो पैसे थे वो ले गए। 7.5 ये डेबिट टैक्स था। अभी दोनों डेबिट हो रहे हैं तो दोनों आपस में क्या करेंगे? जमा हो जाएंगे। 18 में 38.7 और 1.6 दोनों जमा हो रहे हैं। ये निकाला आपने, ये बेड़ा गर्क हो गया। ये स्प्रिंग 2019 में आया था सवाल, कब आया था? स्प्रिंग 19 में आया था। तो समझ आ गया है, नोट बन गया सबका। अब रिकंसिलिएशन आना चाहिए, जल्दी करें, 5 मिनट आपके पास। रिकंसिलिएशन टैली होनी चाहिए, मजा आ रहा है। हाँ भाई, रिकंसिलिएशन। अच्छा बच्चों, अब रिकंसिलिएशन में दो फटे हैं। एक तो परमानेंट डिफरेंस का फटा तो है, लेकिन एक और भी फटा है अगर आप सोचें, डिविडेंड का। क्या बोला? बाबा जी ने 110 के ऊपर सीधा सीधा रेट लगा दिया। कितना रेट लगाया? बाबा जी ने 110 पे 30% रेट लगाया होगा, क्योंकि उस साल में वो रेट चल रहा था। और 125 पे क्या रेट लगाया होगा? 35%, क्योंकि इस साल ये रेट चल रहा है। लॉजिक समझ आ गई? अब बुजुर्गों के दिमाग में टैक्स कितना आ रहा होगा बच्चों? 2017 में आ रहा होगा 33, और 18 में आ रहा होगा 43.75। फटे दो हैं। एक तो बच्चों परमानेंट डिफरेंस का फटा है। कौन सा वाला? वो एग्जाम्प्ट इनकम। अब इंटरेस्ट 10 का जो इंटरेस्ट है बच्चों, इसके अंदर ऑलरेडी जमा हुआ पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ पड़ा? इंटरेस्ट रिसीव हुआ पड़ा है, इस 110 के अंदर मौजूद है। हम कहेंगे बाबा जी आपने उस इंटरेस्ट के ऊपर भी रेट लगा के टैक्स निकाल लिया, जबकि उसके ऊपर रेट लगना ही नहीं था। तो बच्चों 2017 में किस पे रेट लगा होगा? सॉरी, 7 पे लगा होगा। हाँ, 2017 में किस पे रेट लगा होगा? 7 पे। 18 में 10 पे। हम कहेंगे बुजुर्गो आपने वो 7 और 10 पे जो रेट लगाया ना वो बनता नहीं है, तो लिहाजा वो वाला माइनस कर लो। माइनस क्यों कर ले, जमा क्यों ना करें? क्योंकि वो प्रॉफिट में जमा हुआ पड़ा है। और बाबा जी उस
के ऊपर रेट लगा के टैक्स ज्यादा निकाल चुके हैं। लॉजिक समझ आ गई? एक तो वो मसला है। दूसरा दूसरा हम ये कहेंगे कि बाबा जी डिविडेंड के ऊपर जो रेट था ना, वो कितने परसेंट लगना चाहिए था? 15%। आपने क्या किया? आप उसके ऊपर भी 30% लगा चुके हैं। ये समझ आई? डिविडेंड इनकम इस 110 के अंदर शामिल है कि नहीं? कितने रुपए से शामिल है? 8 मिलियन से शामिल है। कई पॉइंट समझ आया? इस 110 के अंदर 8 मिलियन से डिविडेंड इनकम शामिल है। क्या उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था? लगना चाहिए था। ये नहीं कह रहे कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये कितना लगना चाहिए था? 15%। बाबा जी ने कितना लगा दिया? तो हम कहेंगे बाबा जी वो थोड़ा सा आपने जरा टैक्स कैलकुलेट कर लिया, उसमें से क्या करें? कितना माइनस करें? सारा माइनस कर दें? 15% माइनस करें। क्यों बोला? बाबा जी 30% लगा चुके हैं, लगना कितना चाहिए था? 15। तो रिवर्स 30% नहीं करेंगे, रिवर्स 15% करेंगे। लॉजिक समझ आई? तो बच्चों 8 का लेंगे 15% और वो रिवर्स कर लेंगे। अब माइनस क्यों किया, जमा क्यों नहीं किया? तो पहले उसने इनकम समझ के प्रॉफिट के ऊपर रेट लगा दिया था, जबकि वो होना नहीं चाहिए था। लॉजिक समझ आ गई बच्चों? तो 33 में से 2.1 और 1.2 माइनस करेंगे तो बच्चों आपका एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 29.7। अब बुजुर्गों को कहेंगे कि बुजुर्गों जरा देखो 2017 का एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हमने? 29.7। डब्बे के अंदर क्या लिखा वो छोड़ दो, आपने इस पर फोकस करना। ये क्या है? ये तो याद करो डब्बा है ना वो, ये तो डब्बा है जो हमने कहना बाबा जी ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ जो रेलेवेंट ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू हो देखो। और समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? अच्छा 18 में क्या हुआ बच्चों? 18 में कितनी इनकम रिकॉर्ड की थी आपने? 10। 10 के ऊपर 35% लगाएंगे, सीधा सीधा माइनस कर देंगे। एग्जाम इनकम माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले से बाबा जी लगा के बैठे हुए रेट। अच्छा, लेकिन बच्चों जो 2018 में डिविडेंड इनकम है 6, इसके ऊपर क्या रेट लगाएंगे? ये जो 6 है, 6 कितना रेट लगाएंगे? 20। 20 क्यों लगाएंगे? 15 लगना चाहिए था, बाबा जी 35 लगा के बैठे हुए। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? ठीक है, तो हम उनको कहेंगे बुजुर्गो आपने 20% रेट इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दिया है, वो रिवर्स कर लो। तो 6 का लेंगे 20%, 1.2 को माइनस कर दो। ठीक हो गया। लेकिन अब अगला पॉइंट, आपको पता है इस नोड के अंदर ये जो डेफर्ड टैक्स लिखा है 1.6, इसमें एक और फड्डा भी चल रहा है, रेट चेंज का फड्डा भी चल रहा है। क्योंकि ये डेफर्ड टैक्स सिर्फ और सिर्फ, अगर रेट चेंज का फड्डा ना होता तो बच्चों 0.35 आना चाहिए था फिर प्रॉफिट लॉस। सोचो, अगर रेट चेंज का फड्डा नहीं शामिल करना चाहते तो आपका डेफर्ड टैक्स फिर कितना आना चाहिए था? 0.35। यहां पे 0.35 लिखते। सोचो जरा, मैं इस 1.6 की जगह पे अगर मैं 0.35 लिखूं तो बच्चा जी बाबा जी को फिर वैल्यू 40/3 नजर नहीं आएगी? कितनी नजर आएगी? 38 पॉइंट है? क्या कह रहे हो? क्या अल्लाह करे कुछ हो जाए सही। ये ला दो ये पे बाबे ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। मतलब अगर आप बुजुर्गों को ये कहें कि बुजुर्गों जरा ठहर मैंने पहले पढ़ लें, मैं लख लानत तेरे सीए दे। लगी वो फिर इसलिए कहते हैं और यार इन्होंने टीम नालों चंगा सी असी आप ही जाके खेड लेंगे, इन्होंने चंगा छिका थे चाहत फतेह अली खान मार लेंगे। तो वही बात आप पे फिट करनी थी बाबा जी, क्या जो जी तू कैलकुलेशन कर रहे हैं ना पुत्र, इन्नी तो मेरा वो पोतरा नहीं कर लेगा जरा नर्सरी प्रभ च पढ़ता पाया, क्योंकि गलती करनी है तो भी गलत कर लेगा। समझ नहीं आ रही, प्लस करना कि माइनस करना? क्या आंसर आएगा बच्चों? 39.05। अच्छा, अगर रेट चेंज का इम्पैक्ट ना हो, हम ना ले रेट चेंज का इम्पैक्ट,
तो बच्चों निकाल के देखे जरा आंसर। 39.05 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नहीं लेना, समझ आ गई? हमारा 39.35 आंसर आ जाएगा, मसला ही कोई नहीं। अब मसला बस ये है कि डेफ एक्स की इस वैल्यू के अंदर हमने सिर्फ जो है वो फॉर द ईयर चेंज नहीं लिया, हमने रेट चेंज भी इस 1.6 के अंदर लिखा हुआ है। इस वजह से रेट चेंज की एडजस्टमेंट किए बगैर हमारा और बाबा जी का आंसर मैच नहीं का। अब अगला पॉइंट कि ये रेट चेंज वाला हमारे जो आंसर यहाँ पे निकाला है बच्चों 1.25, ये एक्सपेंस में जाके जमा हो रहा है कि माइनस हो रहा है? बोलो 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 बोलो। और प्रॉफिट में से माइनस, ठीक है बच्चों? और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। तो बोलो तो जमा क्यों करना पड़ेगा ये जरा बताएं। देखो, हमने डेफिडेक्स को बढ़ाया, नेचुरली कम था, हमने उसको बढ़ाया, तो उसकी वजह से हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ गया ना? हमारा एक्सपेंस 40.3 नहीं आना चाहिए था, हमारा एक्सपेंस क्या आना चाहिए था? 39.05 आना चाहिए था। तो हमने अपने इस एक्सपेंस को क्या किया है, टैक्स रेट के एडजस्टमेंट की वजह से क्या किया, उस एक्सपेंस को बढ़ाया है। ये बात समझिए। तो बच्चों जी ये याद रखना, ये जो आपने 43 निकाला ये भी तो एक्सपेंस ही है ना? सोचो, ये जो 43.75 निकाला ये भी क्या है? एक्सपेंस ही है। और बाबा जी ने इस एक्सपेंस के अंदर रेट चेंज नहीं लिया। सोचो 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 सोचो, बाबा जी ने इस एक्सपेंस के अंदर रेट चेंज नहीं लिया, हम वो रेट चेंज ले रहे हैं। तो बच्चों इस एक्सपेंस को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि वो नहीं ले रहा, हम ले रहे हैं। नहीं समझ रहे? कल वाले सवाल में रेट चेंज प्लस किया था कि माइनस किया था? कल वाला सवाल में रिकंसिडरेशन नहीं थी, याद करो कौन सी वाली थी? उसकी लॉजिक समझते हैं बच्चों, वो माइनस क्यों किया। कल वाले सवाल में बच्चों रेट चेंज हमने माइनस किया था, आज वाले सवाल में जमा कर रहे हैं। तो लॉजिक करनी है माइनस कब करना है और जमा कब करना है। याद रखना ये एक्सपेंस है, ये क्या है? एक्सपेंस है। और गौर से देखो बच्चों, रेट कम हुआ है। रेट पहले कितना था? 35, अब कितना है? 30। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल का हमने जो एक्सपेंस बनाया था इस साल वो हमें लगता है कि कम होना चाहिए। हमें क्या लगता है कि कम होना चाहिए। बाबा जी ने वो इफेक्ट नहीं लिया उस 12 रुपए के अंदर, क्या लिया? उसने करंट ईयर का तो लिया है, पिछले साल का नहीं लिया उसने। करंट ईयर क्या, तो ये देखो ना 40 पे उसने रेट लगाया, तो बच्चों 40 तो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना, पिछले साल का तो उसमें 1 रुपये भी शामिल नहीं है। तो करंट ईयर के ऊपर तो उसने सिर्फ 30 लगाया, वो बिल्कुल ठीक लगाया। लेकिन हम कह रहे हैं कि डेफोडेक्स के अंदर पिछले साल का पंगा भी आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो पंगा बाबा जी ने कैलकुलेट नहीं किया। हम कहेंगे सर वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको आंसर मैच करके देना। समझ आ गई बात? अच्छा, तो अब फिर ये माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों जब रेट कम हुआ है तो जो खर्चा था वो भी क्या होगा? कम होगा। यही बात समझ आई? इस सवाल में प्लस क्यों हुआ? ट्राइंगल वाले सवाल में बच्चों प्लस क्यों हुआ? बच्चों रेट बढ़ गया है। रेट पिछले साल कितना था? 30%, इस साल कितना है? 35%। लॉजिक समझ आइए? ऐ ना है कि तुम को एक सवाल जो माइनस कर रहे हो तो एक सवाल जो प्लस कर रहे हो। वो माइनस क्यों किया है, प्लस क्यों किया, लॉजिक समझ आ गई है? क्या हमेशा प्लस ही करना है? नहीं। क्या हमेशा माइनस ही करना है? नहीं, अक्ल इस्तेमाल करनी है।
और समझ आई है? लड़ा तू पहली बार समझ आई ते तू आप ही सोच लो बाकी 3-4 अटेम्प्ट तू की कीता है समझ आई है? डरो इस दिन से जब आपको FA2 में PhD करनी पड़ेगी। हजम शुद्ध कि खत्म शुद्ध? अच्छा बच्चों एक और रिकंसिलेशन भी है, टैक्स रेट रिकंसिलेशन, ये नहीं आपने पहले पढ़ा। खामोश, यही सवाल है, इसी सवाल में समझ आ रही है कि ये दो बात तुम भूल जाना कि ट्राइंगल की कोई चीज होती सी तुम दो बात कहना सर रेक्टेंगल तो पढ़ा था, ट्राइंगल नहीं पढ़ा। खामोश, कल ऑनलाइन क्लास होगी। नेट नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, यूट्यूब करा दें। यूट्यूब तो डाउनलोड नहीं होता। शाबाश, हाँ जी। अब बच्चों जरा देखिए, ये रेट रिकंसिलेशन भी समटाइम आएगा, आप क्या सकता है कि रेट की रिकंसिलेशन करें, वो भी आज सीख लेते हैं। बच्चों 2017 में रेट क्या था? 30%। देखो कुछ बाबा जी खर दिमाग भी होते हैं, कुछ तो बच्चों ये होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो प्रॉफिट पे रेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेट लगाएंगे। मतलब प्रॉफिट था आपका कितना, 110, उस पर रेट लगाया कितना, 30%, आंसर का आया 33%। कुछ उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 110, कितना था, 10, इन्होंने जो टैक्स माइनस किया है वो माइनस किया 29.7, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा, कितना आया होगा है, 80.3। अब दो तरह के बाबे होते, एक तो ये सोचेगा कि यार 110 पे रेट लगना चाहिए था, कितना, 30%, मतलब 33 रुपए का टैक्स आना चाहिए था, और प्रॉफिट ऑफ टैक्स कितना होना चाहिए था, 110 में से माइनस करो ना जरा, प्रॉफिट ऑफ टैक्स कितना होना चाहिए था, 77। तो वो तो रेट लगा रहे हैं सीधा सीधा कितने परसेंट, 30%। वो रेट में मसला नहीं निकाल रहे, वो कह रहे हैं आपकी अमाउंट में मसला है। बात समझ लगी? दूसरे बाबा जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे तुम अमाउंट बहुत सारा सही कढ़ी है, 80 में तुम रेट की लाया होएगा। समझ आई कि नहीं आई? तो जरा सोचो कि क्या रेट लगा होगा कि टैक्स 29.7 आया होगा, कैलकुलेट करो, शाबाश शाबाश शाबाश। 20। अब बाबा जी के दिमाग में, एक बाबा जी के दिमाग में क्या बैठ गया कि टैक्स 33 आना चाहिए था, दूसरे बाबा जी के दिमाग में ये बैठ गया कि टैक्स रेट 30 लगना चाहिए थे, इन्होंने 27 लगाया। ये 27 एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट। दो तरह के बंदों के मसले समझ आ रहे हैं आपको? मतलब आप रोटी खा रहे थे AGM में बैठ के, बाबा जी आए, वो कहने यार 33 नहीं आ रहा आंसर, मेरा आंसर कितना आना चाहिए नहीं, 33। मैंने कहा बाबा जी 1 मिनट, और फला पे तो जाओ रिकंसिलेशन बड़ी जाके ले लो, रोटी खाने दे। चला गया। दूजा आया, कहता पुत्र जब तू रेट लाया ना, ये 27% है, लगना कितना चाहिए ही 3। आप उसको भी वही रिकंसिलेशन दिखाएंगे। और पुत्र नाले दूसरी गल, वो मैं रिकंसिलेशन देख ली जो दूजे बाबे ने दसी सी, वो मैं वेख के आया, मैनू नहीं पल्ले पई, क्योंकि मेरा फड्डा टैक्स की अमाउंट है ही नहीं। मेरा फड्डा क्या है भाई, तुम लोगों ने 27% रेट लगाया, जबकि टैक्स का रेट क्या था, मुझे ये 30 से 27 बना के दिखाओ। नहीं समझ आ रही बात? तो दो तरह के दिमाग में सवाल आ सकते हैं, तो अगर आपने उसको जवाब ना दिया तो रोटी थोड़ी फिर गई। समझ पता थोड़ी औकात ही नहीं, तुम किसी शेयर दो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई शेयर नहीं देने लगा तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਣਗੇ तो शेयर देने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ दूसरी बारी रोटी नहीं देता तो शेयर देना किसी ने। अब बच्चों हाँ टाइम बिल्कुल देखो, 4 साल तो टाइम नहीं बदलिया,
कहना टाइम बदलता दे रही, तेरी एग्जाम्पल की तेरी चीज गलत है, तेरा तो टाइम ही नहीं बदलना 4 साल तक। अरशद को बुलाना ठहर, तीन वही पूरा आंदा है। अच्छा जी बच्चों, अब पॉइंट ये है, बाबा जी के दिमाग में क्या रेट चल रहा था? 30% 2017 में। लेकिन बाबा जी ने अब जो निकाला है वो रेट कितना निकला है? 27%। अब हमने बाबा जी को वो रेट रिकंसाइल करके देना है कि भाईजान ये 30 से 27 बना कैसे। इस चीज को अपनी ध्यान से समझना। हम सबसे पहले कहेंगे बाबा जी, पहली बात, ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था 2.1, ये 2.1 परसेंटेज है कि अमाउंट है? अमाउंट है। टैक्स की या प्रॉफिट की? ये टैक्स की अमाउंट है। ये किसकी अमाउंट है? तो प्रॉफिट पे कोई रेट लगेगा तो 2.1 निकलेगा ना। ये बेसिकली 2.1 ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? टैक्स है। नहीं समझ आ रही? ये 2.1 प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? टैक्स है। तो प्रॉफिट पे कोई रेट लगेगा तो 2.1 निकलेगा। सोचो, तो सोचो टैक्स पे कौन सा रेट लगे कि 2.1 निकल आए? वन पॉइंट, सोचो 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 सोचो। ठीक है, और बात समझ आ गई है? हम बुजुर्गों को समझाएंगे, बुजुर्गों बिल्कुल आपकी बात ठीक है, रेट 30% होना चाहिए था। रेट क्या होना चाहिए था? 30% होना चाहिए था। लेकिन जब आपने रेट लगाया 110 पे 30%, तो आप उसमें एक ऐसी इनकम ले गए हैं जिस पे रेट लगना ही नहीं था। बात में लगी है? उस 110 के अंदर एक ऐसी इनकम शामिल थी जिसके ऊपर रेट लगना ही नहीं था। तो अगर उसको निकाल दे तो रेट आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाना। समझ रही है? तो बच्चों ये 1.91 कैसे निकाला है, बात समझ आ गई है? ये आपने याद रखना है। ये 2.1 क्या है? बेसिकली ना तो ये प्रॉफिट है और ना ही ये इनकम है, ना ही एक्सपेंस है। ये 2.1 क्या है? ये टैक्स है। इसको डिवाइड करें किस पे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और समझ आई है? क्योंकि बच्चों जब रेट लगाएंगे प्रॉफिट पे तो टैक्स निकलेगा, एक्सपेंस थोड़ी निकलेगा, इनकम थोड़ी निकलेगी। समझ लगी ना? तो बच्चों जब उस इनकम को देखो, याद रखना, अब बात करें अगर इंटरेस्ट इनकम की, तो बच्चों इंटरेस्ट इनकम तो 7 बनती है ना। इंटरेस्ट इनकम क्या बनती है? क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 7 को डिवाइड करो 110 पे और मल्टीप्लाई करो 100 से? ये नहीं कह रहा। तो 7 को कभी यूज नहीं करना। 7 तो आपकी इनकम है, इनकम को कभी यूज नहीं करना। आपने क्या लेना है? टैक्स इफेक्ट लेना है उस 7 वाली इनकम। क्या लेना है? टैक्स इफेक्ट। कैसे भला? सोचो, क्या बच्चों, क्या मैंने 2.1 की बजाय 7 माइनस किया था यहाँ पे? मैंने 7 तो नहीं माइनस किया। अच्छा, अगर मैंने 7 माइनस करना होता तो किस में से करता? 110 में से करता। 110 में से 7 माइनस करते अच्छे भी लगते। 110 क्या है? प्रॉफिट। उसमें क्या माइनस कर रहे हैं? 7। लॉजिक समझ आती है? और समझ रही बात है? जैसे कि ऊपर करंट टैक्स में आपने किया भी हुआ है। देखो जरा बच्चों, इस 110 में से क्या माइनस किया आपने? 7। 110 में से 7 माइनस करते हुए आप अच्छे लगते हैं क्योंकि 110 में 7 ऐड था। अब मसला ये है कि यहाँ पे 7 माइनस, बोलो तो सही, यहाँ पे 7 माइनस नहीं करना, क्योंकि आप 110 में से माइनस नहीं कर रहे, आप तो 33 में से माइनस कर रहे हो। आप 110 में से माइनस नहीं कर रहे कुछ, आप तो 33 में से माइनस कर रहे हो। तो 33 में से 7 कैसे माइनस करें? 33 कौन सा प्रॉफिट है? 33 क्या है? टैक्स। तो टैक्स में से टैक्स ही माइनस होना चाहिए ना, या टैक्स में से इनकम माइनस कर दें? नहीं, टैक्स में से इनकम जो बनती है उसका टैक्स इफेक्ट माइनस करेंगे। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसी तरह से जब रेट की रिकंसिलेशन कर रहे हैं
तो बच्चों वहां पे भी आपने टैक्स इफेक्ट लेना है 2.1 का, 7 पे डिवाइड नहीं करना 110 को। आपने क्या लेना है, इनकम को डिवाइड करने की बजाय सिर्फ टैक्स इफेक्ट को आपने डिवाइड कर। नहीं लॉजिक समझ आया? ठीक है बच्चों। तो 2.1 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100। हम कहेंगे बाबा जी आपने रेट 20% लगाना था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप एक ऐसी चीज पे भी रेट लगा रहे हैं जो एग्जाम्ड थी। तो जो चीज एग्जाम्ड थी उसकी वजह से आपका टैक्स रेट 30% की बजाय नीचे चला। तो 1.9% माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। लॉजिक समझ आ रही? क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर निकाली होती तो माइनस करते आप। इतने किसमें से क्या करें 2.1 को माइनस करें ना। तो समझ आ गई है? अब एक और पॉइंट है, क्या हम बाबा जी को कहेंगे कि इस 110 के अंदर एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर आप 30% रेट लगा के बैठे हैं, जबकि टैक्स ने 15% रेट लगाया, याद है? तो डिविडेंड इनकम, उसका भी इंपैक्ट आएगा। उसका इंपैक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? 1.2 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट कितना कम हुआ है वो निकल आएगा। 1.2 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1.09 अप्रोक्सीमेटली 1.1 बन जाएगा राउंड ऑफ करेंगे तो। अच्छा अगर ऐसे भी देख लें, आपने बच्चों पिछला रेट निकाला था 1.91, ऐसे ही है, और अगला रेट निकाला 1.09, तो करके देख लो फिर भी आंसर। और समझ आ गई है? तो 30 में से 1.91 और 1.09 माइनस करेंगे तो वो रेट निकल आएगा जो बाबा जी को नजर आ रहा है। हजम शुद्ध। अच्छा जी, 2018 में कितना परसेंट रेट लगाया उसने? 35%। उसमें 3 फटे हैं, 2 फटे तो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। एक फटा एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन सा? रेट का। और बच्चों वो कैसे निकालेंगे? 1.25 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि प्रॉफिट इस साल का ही है। 1.25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 1%। और ये जमा होना है, ठीक है ना? जमा होना है। 35% माइनस 2.8 प्लस माइनस 0.96 प्लस 1.00, 32.24। वो बाबा जी आए हमारे पास, क्यों आए? वो कह रहे थे भाईजान तुम्हारा प्रॉफिट कितना बनता है? 125। कितना बनता है? 125। और तुमने एक्सपेंस कितना माइनस किया है? 40.3। तो बताओ जरा रेट क्या लगाया होगा? 125 पे क्या रेट लगाएंगे? 40 3 आंसर है 32.24। उस बाबा जी के दिमाग में ये है कि भाई ने 32.24 कौन सा रेट होता है? तो उसके दिमाग में ये रेट चल रहा है कि 32.24 कैसे आया। हालांकि आना कितना चाहिए था? 35। तो फिर हम उन बुजुर्गों को सुनाएंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेट क्या होना चाहिए था? 35। 3 मसले हैं, उनको अगर देखें तो रेट वही बनता है जो आप सोच रहे हैं। तो दोनों तरह के बुजुर्गों को समझाना है, लड़ाई नहीं करनी कि बाबा जी पहले तुम रेट पे आओ तो फिर तुम समझाना। वो क्या मेरी अमाउंट फंसी हुई है, तू रेट की गल कर रहे हैं। तो अमाउंट वाले को ये वाली रिकंसिलेशन दिखाएंगे और रेट वाले को ये रिकंसिलेशन दिखाएंगे, ताकि सुकून से रोटी खा लो। और समझ आई है कि नहीं समझ आई? बच्चों ये ट्राई एंगल लिमिटेड सवाल है, बाकी ट्राई एंगल, ठीक है जी। अच्छा पार्ट भी आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी कर चुके हैं।
पढ़ो जरा, पढ़ ले, अन्य लिखा नहीं है। लाइबिलिटी बटा ऐसे क्या करना है, कटिया तो। हाँ भाई, तो क्लियर है। चलो जी, करंट टैक्स हमने पढ़ लिया, डेबिट टैक्स भी पढ़ लिया। ये एक टॉपिक रहता है हमारा, प्रायर पीरियड टैक्स, जिसकी आज आपको मैंने थोड़ी सी झलकी दिखाई है। दिखाई है ना, ये पूरी फिल्म है, कोई मसला नहीं, पूरा सीजन है था। 2% कैसे भाई, वन जमा करना ही तेरी मेहरबानी, माइनस नहीं करता तो ये दोनों इकट्ठे ही भागोगे तुम तो बाबा। ना उन्हें तेनों रोटी खान देनी है, तो ना तू समझा सकना कि वो गिरा क्या भी रहा कि भाईजान ये जमा करना है। क्या करना है, जमा, तो फिर माइनस करके बैठा। और क्या मैं 2% का फर्क पाया है तो तू 4% का फर्क पाता फड़ गया। तेरे को मैं समझा आया सी कि तेन वापिस समझने की लोड़ है। तो समझ आ गई बात। चलो छुट्टी होगी, बाकी कल देखेंगे।